हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट गुरु में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके जुलाई सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हर दिन मैं आप लोगों के लिए सीटेट का जो भी पैटर्न है उसके सिलेबस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था, उसका नाम क्या है? विलियम जोन्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां एनो डोमिनी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क्या है? केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ना तो ए और ना ही बी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ये दोनों कथन है सत्य हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथि है उसको क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त हैं। दूसरा है माल विकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा ए और बी, और चौथा ना तो ए ना ही बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यानी वो दोनों जो कथन है, क्या कथन हम लोग फिर से देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है, ये कथन सही है। और माल विकाग्निमित्रम के लेखन किसने किया था? कालिदास ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला है यूनानी रोमन लेखकों के प्रमुख टेथिथियस, मैगस्थनीज, टॉलमी और प्लिनी हैं। दूसरा है चीनी लेखकों में फाहान, वेहनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। तीसरा है कि अरबी लेखकों में अल-बिरूनी प्रमुख हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है? सत्य हैं। यानी यूनानी रोमन लेखकों में सबसे प्रमुख लेखक कौन है? टेथियस, मैगस्थनीज, टॉलमी और प्लिनी है। ठीक है, वही चीनी लेखकों में सबसे मशहूर कौन है? फाहान है, वेहनसांग, इत्सिंग है। और अरबी लेखकों में सबसे मशहूर जो लेखक हैं वो क्या है? उनका नाम अल-बिरूनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्य महिला एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो शुरुआती दौर था उसमें जो भी सामान्य महिला और पुरुष थे अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। क्या कारण था इसका? पहला ऑप्शन क्या है? वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिससे उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं होता था। दूसरा क्या है? उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है। और तीसरा है वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि शुरुआती दौर में जो भी लोग थे वो अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं कर पाते थे। उसका कारण ये था कि वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य के बारे में पूछ रहा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने के श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। तीसरा ऑप्शन है भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गलत ऑप्शन है वो कौन है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? भारत में प्राचीनतम यानी पुराने जितने भी सिक्के थे वो सब क्या होते थे? सोने के होते थे। ऐसा गलत है ये, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में भी बहुत सारे सिक्के जो थे पाए गए थे। ठीक है। वो कांसे और तांबे के थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला है भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। दूसरा है अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना जरूरी है। अगला ऑप्शन जो है वो है ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। ठीक है। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी जितने भी कथन हैं वो क्या हैं? सत्य हैं। कि भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी अधिकारी प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे, ये भी कथन सही है। और दूसरा क्या है? अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना जरूरी है, यानी सर्वे करना जरूरी है। ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है कि ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों का पता चलता है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ साथ और पूर्व में किसी वस्तु स्थिति और वे कैसे परिवर्तित होती है, ये भी सही है। ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था, यह भी कथन सही है। तीसरा है कनिंघम ने भारतीय इतिहास के 3 कालों के बारे में विभाजित किया है। ठीक है। ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पांडुलिपि की विशेषता है? क्या पूछ रहा है? पांडुलिपि की विशेषता। पहला, ये धातु एवं पत्थरों की कठोर सतहों पर लिखी होती हैं। दूसरा है ये वैसी पुरानी पुस्तकें हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि ये ताड़ पत्रों और विशेष वृक्षों की छालों पर लिखी होती हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पे कुंड दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। ऑप्शन क्या है? पहला है केवल ए, दूसरा है ए और बी दोनों, और तीसरा है बी और सी, और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बी और सी जो है वो क्या है? सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्या है कि किसके बारे में पूछ रहा था? यहाँ पे पूछ रहा था पांडुलिपि की विशेषता के बारे में। तो पांडुलिपि की जो विशेषता क्या है वो है
कि ये वैसी पुरानी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती हैं, और सी ऑप्शन क्या था, ये ताड़ पत्रों और विशेषकर वृक्षों की छालों पर लिखी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इतिहासकार ये कैसे समझता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ। ठीक है, चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मृद भांड, आभूषण आदि अवशेष के रूप में बचे हैं। दूसरा क्या है, विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन। तीसरा है पूर्वजों की संतान जो वर्तमान में जीवित हैं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोई भी इतिहासकार हजारों साल पहले क्या हुआ उसको कैसे जानता है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे वो पूरा तात्विक विधि को अपनाता है। ठीक है ना, यानी आर्कियोलॉजी के माध्यम से वहाँ खुदाई करता है, और वहाँ पे जो भी अवशेष मिलते हैं, चाहे वो हथियार के रूप में मिले, शस्त्र के रूप में मिले, ठीक है, मृद भांड के रूप में मिले, आभूषण के मिले, उससे वो क्या करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है और हजारों साल पहले क्या हुआ इसकी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातत्व शास्त्री ये कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे पता करते हैं कि कौन सी वस्तु किस चीज़ से बनी है, पत्थर से बनी है। पहला ऑप्शन क्या है, भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से। दूसरा है खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषण से। तीसरा है भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो पुरातत्व शास्त्री यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु की पहचान के लिए कि वो पत्थर से बने है कि नहीं, वो क्या करते हैं, भवनों, मूर्तियों और पेंटिंग के अवशेषों से पता करते हैं। फिर उसके बाद खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से प्राप्त करते हैं, और भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से भी, ठीक है, ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये पत्थर से बने हैं कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई। आपको बताना है कि प्राचीन दिनों में कौन सी ऐसी विषय है जिसके बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा गया है। पहला है रहस्यमयी हत्याएं। दूसरा है धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं। तीसरा है राजाओं का जीवन। और चौथा है कथा, कविता एवं नाटक। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी प्राचीन दिनों में, ठीक है, रहस्यमयी हत्याएं, ठीक है, आदि विषयों के बारे में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास शैक्षणिक योग्यता। दूसरा है पांडुलिपि की अच्छी नकल। तीसरा है खराब हस्तलेखन। चलिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कूट यहाँ पे दिया हुआ, केवल ए सही है। दूसरा क्या है, बी और ए और बी सही है। तीसरा है केवल सी, और चौथा है बी और सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी खराब हस्तलेखन। अब यहाँ पे सुलेख शास्त्र की विशेषता कौन सी नहीं है, खराब हस्तलेखन इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। पहला क्या है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने
क्या किया है, भारत को 3 कालों में विभाजित किया। पहला क्या है, हिंदू भारत, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश भारत। ठीक है, इस विभाजन का क्या आधार है? चलिए, पहला ऑप्शन है कि ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। चलिए, यही ऑप्शन क्या है, सही। ठीक है, यानी कि भारत के इतिहास को 3 भागों में यानी 3 कालों में विभाजित करने का जो उद्देश्य है, आधार जो है वो क्या है कि ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के विषय में सही नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्राचीन हस्तलिपि के विषय में सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी सीटेट जून 2011 में आ चुका है। चलिए, हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। अगला ऑप्शन है, वे हस्तलिखित थीं और उसके बाद मुद्रित की गई थीं। चौथा है, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी यानी लिखा गया था। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्राचीन हस्तलिपि के विषय में, ठीक है, जो गलत कथन है वो क्या है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ये कथन क्या है, गलत है। बाकी सही, सारा कथन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन एरा क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। दूसरा है, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। ठीक है, तीसरा है, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन करने का नया एरा। ठीक है, और चौथा है, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों की में स्वीकृत है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कॉमन एरा क्या होता है? कॉमन एरा कहते हैं कि जो क्रिश्चियन एरा को कॉमन एरा कहा जाता है कि अब अधिकांश हिस्सों में क्या होता है, अब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे किसकी पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने से समस्याएं हैं, निम्नलिखित में से वो समस्या कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास जो है, ठीक है, उसको विभाजित किया गया है कितने कालों में? प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस विभाजन करने में क्या समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपको बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास, त्रिभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी जो भारत के इतिहास का जो काल है, भारत के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो पहला क्या है, प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। ठीक है, वो समस्या कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। ये संकल्पना पश्चिम से ली गई हैं जहां आधुनिक काल विज्ञान,
तरकणा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मान्यता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ, ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, अतीत से स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, दूसरा है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, तीसरा है इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, चौथा है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल वहाँ है जहाँ अतीत के स्मृति विशेष या अवशेष मिलते हैं, यानी उस जगह को हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है जहाँ पे इतिहास के कुछ अवशेष मिले हों, यानी उस जगह के पुराने इतिहास के बारे में कुछ प्रूफ मिला हो, कुछ उसके बारे में कुछ अवशेष मिले हों जो ये बताते हों कि वो स्थल या वो जगह क्या है, बहुत पुरानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि आदिवासी लोग अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो वर्तमान के इतिहासकार जो हैं वो आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, अगला ऑप्शन क्या है, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, तीसरा है पुरातत्वीय स्रोत का प्रयोग करके, और चौथा है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो आदिवासी लोग थे वो अपना पिछला रिकॉर्ड तो नहीं लिखते थे, तो अभी जो करंट में जो भी हिस्टोरियन हैं वो आदिवासियों के इतिहास को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। चलिए पहला है ऑप्शन AD 2012, दूसरा है AP 2012, तीसरा है BC 2012 और चौथा है EC 2012। अब यहाँ पे 2012 जो है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ईसा मसीह की पैदाइश से पहले का जो भी डेट होता था उसको क्या बोलते थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के बाद का जो पीरियड है यानी जो भी तिथि है उसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी कहा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 AD 2012 यानी एनो डोमिनी 2012। ठीक है, ईसा मसीह के पैदाइश के बाद का जितना भी डेट होगा सबको क्या कहेंगे, AD कहेंगे। अभी 2020 है वो भी क्या होगा, AD के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पांडुलिपि और अभिलेखों पर जो A और B कथन है उन पर क्या करना है, विचार करना है, फिर उसके बाद सही कथन का चुनाव करना है। चलिए पहला कथन क्या है, लिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। चलिए अगला क्या बोल रहा है कि अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों कथनों पर विचार करने के बाद आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला क्या है, A और B दोनों सही हैं, दूसरा है A और B गलत है और B सही है, एक गलत है और B सही है, तीसरा क्या है, A और B दोनों गलत हैं, और चौथा क्या बोल रहा है, A सही और B गलत है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 A B दोनों सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था पांडुलिपियों और अभिलेखों पर
ठीक है, जो कथन है उस कथनों पर विचार करने के बाद, ठीक है, ये दोनों कथन क्या है, पांडुलिपि और अभिलेखों पे इनका जो कथन है वो सही है। यानी पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या भुर्ज नामक वृक्ष के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और फिर उसके बाद अभिलेख के बारे में जो कथन है कि अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। समझ गए, यानी खुदवा कर लिखे जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ, पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। दूसरा है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तीसरा है पुरातत्व वर्गों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। और चौथा है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अभिलेखागार कौन सा स्थान होता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। जहाँ पे ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहा जाता है। यह क्वेश्चन कब आ चुका है, सीटेट फरवरी 2016 में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है कि ये स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। तीसरा ऑप्शन है ये तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। और चौथा ऑप्शन है ये दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये सही आंसर है। यानी आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, यानी ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछने का जो सही कारण होगा वो क्या है कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यानी इतिहास के बारे में जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। यह क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट सितंबर 2016 में। चलिए हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में। दूसरा है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में। तीसरा है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और सी और चौथा ए और सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये तीनों जो कथन हैं वो क्या है, सही है। यानी इतिहास के लिए सहायक क्या क्या है, वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, ठीक है। और इतिहास सहायक किस में है, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। इसी तरह रोज़ मैं सीटेट के सिलेबस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके जुलाई के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो आपको अगर जुलाई के एग्ज़ाम को निकालना है, ठीक है, और ये चेक करना है कि आपकी तैयारी अब तक कैसी हुई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हर टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो दोस्तों अलविदा, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।